गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग। आज अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में, टेस्टिकुलर कैंसर। अपन ने नया सिस्टम शुरू किया था, कौन सा, मेल जेनेटो यूरिनरी सिस्टम का एक टॉपिक है क्या, टेस्टिकुलर कैंसर। अब टेस्टिकुलर कैंसर क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि टेस्टिस का कैंसर होगा, ये टेस्टिस का कैंसर। किसका कैंसर है, ये वृषण का कैंसर है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे इसके परिचय में देखते हैं कि टेस्टिकुलर कैंसर क्या होता है। तो टेस्टिकुलर कैंसर में क्या होगा कि जो टेस्टिस होंगे उसमें क्या बनना शुरू हो जाएगी, उनकी कोशिकाएं क्या शुरू कर देती है, सेल डिवीजन। फास्टली अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि छोटी छोटी गांठी नुमा संरचनाओं का क्या होता है, निर्माण होने लगता है। और ये गांठी नुमा संरचना मिलकर क्या बनाती है, कि गांठ का निर्माण कर देती है। और ये गांठ ही क्या कहलाती है, कैंसर। क्या बना लेती है, कि गांठ बना लेते हैं। तो ये क्या था अपना टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में थोड़ा सा अपन ने देखा कि टेस्टिकुलर कैंसर क्या होता है, किसे कहते हैं। टेस्टिकुलर कैंसर एक टेस्टिस में होने वाला कैंसर है, कार्सिनोमा है, जिसमें क्या होता है, टेस्टिस की फास्टली कोशिकाएं क्या करती है, विभाजन शुरू कर देती है, डिवाइड होना शुरू हो जाती है, जिसमें फिर ये क्या बना लेते हैं, गांठ नुमा से छोटी छोटी गांठें मिलके फिर क्या बनाएंगी, बड़ी गांठों का निर्माण कर लेती हैं। और ये फुल बॉडी में भी फैल सकता है, और इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट समय रहते अगर दिया जाता है तो अपन इसको क्योर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। डेफिनेशन ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। बोलो क्या पढ़ रहे हैं, टेस्टिकुलर कैंसर। देखते हैं इसकी परिभाषा। टेस्टिकुलर कैंसर occurs when abnormal cells in the testes divided and grow uncontrolled। तो इसमें क्या बताया है कि टेस्टिकुलर कैंसर में क्या होता है कि अबनॉर्मल कोशिकाएं होती हैं, अबनॉर्मल सेल्स क्या होती हैं, अबनॉर्मल कोशिकाएं होती है जो क्या करती हैं, टेस्टिकल्स डिवाइड एंड ग्रो अनकंट्रोल। जो किस में, इन टेस्टिकल्स यानी कि बोथ टेस्टिस में, दोनों वृषणों में क्या करती है, ये डिवाइड होके ग्रो करती है, यानी कि बढ़ना शुरू हो जाती है। क्या करती है, ग्रोथ करना शुरू कर देती है। और ये क्या होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, जो बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहता, बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो इसमें अपने परिभाषा में क्या देखा कि टेस्टिकुलर कैंसर एक ऐसी कैंसर है जिसमें क्या होता है, अबनॉर्मल कोशिकाएं होती हैं जो कि टेस्टिस में क्या करना शुरू कर देती हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं, कोशिकाओं की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शुरू हो जाती है। और यही क्या बना लेती है, कि कैंसर का रूप धारण कर लेती है। तो ये क्या थी डेफिनेशन ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि टेस्टिकुलर कैंसर अगर हो रहा है तो वो किस कारण से हो रहा है, उसके क्या क्या कारण हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिस वजह से टेस्टिकुलर कैंसर हो रहा है। तो इसके कारण देखते हैं अपन। तो कारण में क्या है, फर्स्ट है एज, यानी कि सबसे पहले क्या है, उम्र। उम्र क्या करती है, इसको प्रभावित करती है, किसको, टेस्टिकुलर कैंसर को। उम्र कैसे प्रभावित करती है, कि टेस्टिकुलर कैंसर अक्कर इन एनी एज, किसी एज में भी हो सकता है। ये नहीं देखता कि ये छोटा है या बड़ा है, या ये क्या है, ये उम्र नहीं देखता कि बच्चे में होना है या बड़े में होना है। बट क्या देखा रखा है कि मोस्ट कॉमन कौन से मेन में होता है, कि जो 15 से 40 की उम्र के होते हैं, 15 से 40 साल की उम्र के जो लोग होते हैं। अब आप ये मत देख लेना कि लोगों में हो रहा है, वुमन में भी हो सकता है। वुमन में हो सकता है क्या ये टेस्टिकल कैंसर, बोलो। वुमन में नहीं होगा, ये किस में होता है, ओनली मेल्स में, पुरुषों में ही होता है। तो किस में,
पुरुषों में होगा। मोस्ट कॉमन कौन से पुरुषों में? जो 15 से 40 साल की उम्र वाले हैं उनमें मोस्ट कॉमन होता है। नेक्स्ट है अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स। अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोकाइडिज्म। का मेडिकल टर्म में क्या यूज लेते हैं? क्रिप्टोकाइडिज्म। इसमें क्या करते हैं कि टेस्टिकल्स क्या हो जाते हैं? डिसेंड नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं बनते हैं और एक साथ ही डेवलपमेंट कर लेते हैं। ये किसके लिए क्या करते हैं? ये शॉर्ट स्क्रोटम बिफोर बर्थ किसका डेवलपमेंट करते हैं? स्क्रोटम को क्या कर देते हैं? ये छोटा रख देते हैं और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोकाइटिज्म। तो ये भी एक फैक्टर है जो टेस्टिकुलर कैंसर का कारण है। नेक्स्ट जैसे अपन पढ़ते ही आ रहे हैं, हर डिजीज में कॉमन होता है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री हो गई, यानी कि क्या चल रहा है उसके पीढ़ियों से चलता आ रहा है किसी को कैंसर। तो क्या है कि जैसे फादर में है तो किसको हो गया? पिता से किसको? बेटे को आ गया, बेटे को उसके बेटे में आ गया। तो ये क्या करता है? फैमिली हिस्ट्री भी इसमें मैटर करती है। जेनेटिकली हेरिडिटरीली क्या करता है? ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी फैल सकता है। तो ये भी इसका एक कारण है, रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रकार, यानी कि इसका विभाजन। कितने प्रकार का टेस्टिकुलर कैंसर होता है? किसमें इसको विभाजित किया जाता है? देखो कितने प्रकार का है। मोस्ट कॉमनली ये कितने प्रकार का दिखा रखा है? 3 प्रकार का, जिसमें पहला है जर्मिनल। क्या है? जर्मिनल टेस्टिकुलर कैंसर। सबसे ज्यादा होने वाला कौन सा कैंसर है? जर्मिनल टेस्टिकल कैंसर। सेकंड है नॉन जर्मिनल टेस्टिकुलर कैंसर। थर्ड है सेकेंडरी टेस्टिकुलर कैंसर। अब देखते हैं सबसे ज्यादा कौन सा है? मोर कॉमन, यानी कि 90% चांस कौन से कैंसर होने के रहते हैं? जर्मिनल टेस्टिकुलर कैंसर के खतरा रहता है। नेक्स्ट है नॉन जर्मिनल, 10% में ये दोनों आ जाते हैं। कौन से? नॉन जर्मिनल और सेकेंडरी टेस्टिकुलर कैंसर। तो ये क्या थे इसके प्रकार? बोलो कितने प्रकार का होता है ये? 3 प्रकार का। क्या क्या है? जर्मिनल, नॉन जर्मिनल और सेकेंडरी। नेक्स्ट देखते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि अगर कोई पेशेंट अपने पास आता है टेस्टिकल कैंसर का, तो उसमें अपन कौन से लक्षण देखेंगे या अपने को कौन से लक्षण दिखाई देने चाहिए जिससे अपन को अनुमान लगता है कि इसको टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है। तो क्या पढ़ रहे हैं? सॉरी, टेस्टिकुलर कैंसर के लक्षण। फर्स्ट दिखा रखा है कि टेस्टिकुलर कैंसर में हैव ए स्लो और रैपिड ऑनसेट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्यूमर। तो क्या बता रहा है इसमें? स्लो यानी धीरे और रैपिड यानी तेज। तो ये बता रहा है कि ये कैंसरस ग्रोथ धीरे भी हो सकती है और फास्टली भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है और रैपिड भी हो सकती है। यानी कि ये तो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ट्यूमर, यानी ट्यूमर कौन से प्रकार का है। तो कौन से प्रकार का ट्यूमर होता है कि इसको ट्यूमर पे क्या करता है? डिपेंड करता है कि कौन से प्रकार का ट्यूमर है, जिससे ये दूर फैलेगा या इसकी ग्रोथ थोड़ी होगी या इसकी ग्रोथ जल्दी बड़ी होगी। नेक्स्ट है इसका पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिज। अगर टेस्टिज में कैंसर हो रहा है तो कॉमन सी बात है ये तो कि टेस्टिज का कैंसर है तो वहां पे ग्रोथ होगी, एनलार्जमेंट होगा, तो उसमें क्या आएगा? एनलार्जमेंट, यानी कि टेस्टिज का बढ़ा हुआ आकार, दिखाई देता है। किसका? टेस्टिस का। और ये क्या होता है? पेनलेस, यानी कि दर्द विहीन, इसमें दर्द महसूस नहीं होता है। नेक्स्ट है पेशेंट में रिपोर्ट हैव हैवीनेस इन द स्क्रोटम।
अब टेस्टिस में क्या हो रहा है, एनलार्जमेंट हो गया है, टेस्टिस की ग्रोथ हो गई है, साइज बड़ी हो गई, तो उसमें क्या होगा, उसके स्क्रोटम में, उसकी वजह से स्क्रोटम में क्या आएगा, भारीपन दिखाई देगा, भारीपन महसूस होगा। क्या महसूस होगा, भारीपन, इसमें स्क्रोटम में। क्या बताया, पेशेंट में रिपोर्ट हैवीनेस, यानी कि भारीपन का महसूस होना है स्क्रोटम में, किसकी वजह से, टेस्टिकल का एनलार्जमेंट हुआ, उसमें ग्रोथ हुई है तो। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन और वेट लॉस, यानी कि पेट दर्द हो सकता है उसकी वजह से, और क्या हो सकता है, वजन घटना, वजन भी घट सकता है। नेक्स्ट है जनरल वीकनेस, वीकनेस आ सकती है, किसकी वजह से, मेटास्टेसिस, यानी कि कैंसर ग्रोथ क्या बढ़ रहा है, सेल डिवीजन बढ़ रहा है, कैंसरस ग्रोथ क्या हो रही है, फास्टली हो रही है, मेटास्टेसिस हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, वीकनेस आ सकती है। और क्या हो सकता है, फटीग आ सकती है। और क्या हो सकता है, पेशेंट रेस्टलेसनेस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो क्या है, फीवर हो सकती है, यानी कि बुखार भी देखने को मिल सकती है। तो ये सब क्या थे, इसके लक्षण जो अपने को टेस्टिकुलर कैंसर के पेशेंट में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है इसके असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, यानी कि अपन कौन से इसके निदान करेंगे, कैसे इसकी जांच पड़ताल करेंगे। ऐसे तो है नहीं कि अपन पेशेंट को देख के स्कैन करके बता देंगे कि इसको टेस्टिकुलर कैंसर है या इसको रिनल कार्सिनोमा है, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो उसका क्या करेंगे, उसके कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं सब कैंसर के लिए अलग अलग, जो क्या करेंगे अपन परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट तो क्या था अपना, कॉमनली चलता आ रहा है क्या, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट को, क्योंकि अपन ने लक्षणों में देखा था कि पेशेंट को क्या फील होता है, स्क्रोटम में भारीपन महसूस होता है, तो उसमें क्या करेंगे, उसको पेशेंट को पूछेंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, और टेस्टिकुल्स में सूजन है या नहीं है, क्योंकि अगर कैंसरस ग्रोथ होगी तो एनलार्जमेंट होगा, उसमें सूजन आएगी, तो वो पेशेंट देख सकता है। तो उससे क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जो सूजा हुआ पार्ट है अपन उसको विजुअलाइज करेंगे और पता लगाएंगे कि इसको ये हो सकता है। फिर क्या करेंगे, पाल्पेशन ऑफ द स्क्रोटल कंटेंट इज द फर्स्ट स्टेप इज द डायग्नोसिस ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। क्या करेंगे, स्क्रोटम का पाल्पेशन करेंगे, पाल्पेशन यानी दबा के देखना, तो पाल्पेट करेंगे उसको, वहां पे हाथ से टैप करके चेक करेंगे कि वहां पे अपने को कोई गांठ नुमा संरचना महसूस हो रही है या नहीं है। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड ऑफ टेस्टिस, यानी कि यूएसटी कर देंगे क्या, सोनोग्राफी की, सोनोग्राफी कर देंगे। तो सोनोग्राफी में तो क्या है, जो भी है अंदर का पार्ट अपन अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। और मंथली क्या करेंगे, सेक्सुअल सेल्फ सॉरी टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकल्स की क्या करेंगे, सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी कि खुद के द्वारा जांच। पेशेंट क्या करेगा, खुद ही 1 महीने में एक बार टेस्टिकल की जांच करेगा कि कोई सूजन नहीं है, या कोई भारीपन महसूस हो रहा है, या कोई उभरा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है। तो इसकी क्या करेगा, मंथली यानी कि 1 महीने में एक बार क्या करेगा, खुद का जांच करेगा, किसकी, टेस्टिकल्स की। तो ये क्या था अपना असेसमेंट, और असेसमेंट में अब देखते हैं अपन ने ये क्या किया, इसकी पेशेंट की जांच कर ली। तो अब जांच करने के बाद क्या करना है उसको, बोलो जांच करोगे, ऐसे थोड़ी बोलोगे कि घर जाओ, नहीं, अब क्या करना है उसका ट्रीटमेंट, क्या करेंगे उसका उपचार, अब दवाई देनी है।
ट्रीटमेंट मेनली इंक्लूड जनरली इन्वॉल्व्स द ऑर्काइक्टोमी, यानी कि क्या करते हैं, ऑर्काइक्टोमी यानी कि टेस्टिस की सर्जरी करते हैं, क्या सर्जरी करते हैं और उनको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जिस पार्ट में क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है, उसमें गांठ बन रही है, उस पार्ट को क्या कर सकते हैं अपन, रिमूव कर सकते हैं। तो उसमें रेडिकल ऑर्काइक्टोमी भी हो सकते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड टेस्टिस, यानी कि जितना पार्ट अफेक्टेड है, प्रभावित है, जितना पार्ट प्रभावित है उतने पार्ट की अपन क्या कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। और जो रीजनल लिम्फ नोड्स यानी कि जो आसपास के लसिका लिम्फ नोड्स हैं, उनमें क्या करते हैं, उनका भी क्या कर सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं, क्योंकि लिम्फ नोड्स के थ्रू ही वो पूरे बॉडी में मेटास्टेसिस करता है। और अदर ट्रीटमेंट में देखते हैं जैसे रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सब तो अपन ने देखा ही था। क्या रेडिएशन थेरेपी, जिसमें क्या करते हैं, रेडिएशन देते हैं पेशेंट को और ट्यूमर को ग्रो करने से रोकते हैं। कीमोथेरेपी हो गई। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, ये तो आप सबको आता ही है, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इसमें अपन देखते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट में अपने को क्या करना है, पेशेंट को क्या, पेन तो इसमें हो नहीं रहा था, अपन ने क्या देखा था, उसको पेनलेस था वो, पर उसको क्या था, स्क्रोटम में भारीपन था। अब लक्षणों के आधार पर अपन उसको क्या करेंगे, उपचार देंगे, नर्सिंग केयर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, और टेस्टिस में क्या था, सूजन था, तो सूजन की वजह से उसको भारीपन महसूस हो रहा था और बुखार आ रही थी और इन्फेक्शन हो रहा था, रेस्टलेसनेस ये सब हो रहा था उसको। तो अपन क्या करेंगे, उसको प्रॉपर रेस्ट देंगे, फ्लूइड देंगे, प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करेंगे, और क्या करेंगे, स्क्रोटम को सपोर्ट देंगे। वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग हो रही है तो उसको क्या देंगे, एंटी एमेटिक्स देंगे। और इसमें क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ द पेशेंट ऑफ फिजिकल साइकोलॉजिकल स्टेटस, पेशेंट की क्या देखनी है अपने को, फिजिकल स्टेटस भी देखनी है और क्या देखनी है, साइकोलॉजिकल, यानी पेशेंट क्या सोच रहा है, पेशेंट क्या सोचता है, साइकोलॉजी का क्या मतलब है, पेशेंट के माइंड में क्या चल रहा है, उसकी साइकोलॉजी स्टेटस भी देखनी है। Psychological status and monitoring of the patient response to the possible effects of surgery, chemotherapy and radiation therapy। तो अपन को पेशेंट को देखना है कि पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसको ये महसूस हो रहा है कि ये ट्रीटमेंट मेरे लिए सही है या गलत है। तो अपन उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देंगे। अगर पेशेंट घबरा रहा है कि मेरे तो ज़्यादा दिक्कत हो गई, कैंसर, कैंसर के नाम से ही पेशेंट डर जाते हैं, तो अपने को क्या करना है, उसको सपोर्ट देना है कि आप ठीक हो जाओगे, दवाई लो। ये तो ये क्या काम था, नर्सिंग का काम था, नर्स का एक काम था। तो ये क्या, नर्सिंग मैनेजमेंट। अपन ने क्या पढ़ा था, टेस्टिकुलर कैंसर। नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, क्या, प्रोस्टेटाइटिस। जैसे कि प्रोस्टेटाइटिस, इसमें नाम में आ रहा है कि प्रोस्टेट, प्रोस्टेट क्या थी, अपन ने प्रोस्टेट पढ़ा था ना पहले, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, ये सेमिनल फ्लूइड का, सेमिनल फ्लूइड कैरी करती है। इसमें क्या होते हैं, स्पर्म और सीमन है। सेमिनल फ्लूइड रखने का काम, लाने ले जाने का काम करती है, क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट का मतलब हो गया प्रोस्टेट, और टाइटिस, आइटिस लग गया, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन। क्या है, इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन आना। तो किसमें सूजन आ गई है, प्रोस्टेट का सूजना या प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन होना। तो सबसे पहले अपन ने अब इसका परिचय देखते हैं कि प्रोस्टेटाइटिस का परिचय क्या होगा, इसके इंट्रोडक्शन में क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या बताया मैंने,
कि प्रोस्टेट ग्रंथि का सूजना या प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आना ही क्या कहलाता है? प्रोस्टेटाइटिस। ये देखो, प्रोस्टेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड दैट कॉज्ड बाय द infectious agents, bacteria, fungi and mycoplasma or other conditions including urethral streaker और प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। तो अब इसमें क्या बताया कि क्या होता है? प्रोस्टेटाइटिस इन्फ्लामेशन है। जैसे मैंने बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। तो ये सूजन किस वजह से आ सकती है? कॉज्ड बाई, कॉज यानी क्या लिखे थे अपन ने, इसके क्या कारण हो सकते हैं सूजन आने के? इन्फेक्शन। कोई भी क्या हो गया पेशेंट को? इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन में क्या आ सकता है? बैक्टीरिया आ सकता है, फंगस आ सकता है, कोई माइक्रोप्लाज्मा आ सकता है। तो ये क्या करती है कि इसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस या अपने बॉडी पे अटैक करता है और अपनी बॉडी में इन्फेक्शन फैला देता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? प्रोस्टेटाइटिस। नेक्स्ट देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन, यानी कितने टाइप्स में इसको बांटा गया है, इसका विभाजन। फर्स्ट टाइप है एक्यूट बैक्टीरियल, यानी कि क्या बैक्टीरिया क्या कर रहा था? इसको फैला रहा था। तो इसका क्या है? फर्स्ट टाइप है बैक्टीरियल, एक्यूट बैक्टीरियल। सेकंड है क्रोनिक बैक्टीरियल। थर्ड है क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस और क्रोनिक पेल्विक पेन। क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस और क्रोनिक पेल्विस पेन सिंड्रोम। नेक्स्ट है एसिम्प्टोमेटिक इन्फ्लामेटरी प्रोस्टेटाइटिस। तो ये क्या है? इसके 4 टाइप्स हैं। तो अब सिंड्रोम का क्या मतलब होता है? सिंड्रोम किसे कहते हैं? सिंड्रोम है ग्रुप ऑफ डिजीजेस, ग्रुप ऑफ, यानी कि क्या हुआ? बीमारियों का समूह है। यानी कि बीमारी तो एक होती है, कोई पर्टिकुलर होती है, और सिंड्रोम में क्या करती हैं? एक से अधिक बीमारियों का इंक्लूड होना क्या होता है? सिंड्रोम। बीमारियों का समूह है, क्या कहलाता है? सिंड्रोम। और इसमें क्या है? पेल्विस पेन, क्रोनिक पेल्विस पेन। प्रोस्टेटाइटिस कहाँ पे होती है? पेल्विक रीजन में होती है। तो वहां पे क्या हो सकता है? इसकी वजह से उसमें सूजन आएगी तो क्या होगा? पेल्विक पेन होगा। और ये क्या थे? 2 हो गए, एक्यूट बैक्टीरियल, क्रोनिक बैक्टीरियल। नेक्स्ट है एसिम्प्टोमेटिक इन्फ्लामेटरी प्रोस्टेटाइटिस, यानी प्रोस्टेट में बिना किसी सिम्टम के क्या आना? सूजन आना। नेक्स्ट है इसकी इटियोपैथोफिजियोलॉजी, यानी कि ये कैसे फैलता है और किस कारण से फैलता है। तो अब क्या देखेंगे? इसके कौन कौन से कारण है। प्रोस्टेटाइटिस इज ए ब्रॉड टर्म दैट डिस्क्राइब्स द ग्रुप ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस अफेक्टिंग द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसमें क्या करते हैं? इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं जो कि क्या करती हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड को प्रभावित करते हैं। यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड में हो सकते हैं, वो किस वजह से हो सकते हैं? कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया, और क्या था? फंगस हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। तो ये क्या है? ये बॉडी में इन्फेक्शन फैला के क्या कर सकते हैं? प्रोस्टेट तक जा सकते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं? इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। ये क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमन यूरोलॉजिक प्रॉब्लम इन द यंगर मेन। किस किस में होती है? ये 50 साल के उम्र वालों में, 50 और 50 से कम वालों में क्या है? मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है क्या? प्रोस्टेटाइटिस। अब ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करती हैं प्रोस्टेटाइटिस में? सीरिया कोलाई हो गया, क्लेप्सिला हो गया, सुडोमोनास हो गया, एंटेरोबैक्टर हो गया, प्रोटियस हो गया, और नाइजीरियो गोनोरियाई एंड ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई। ये क्या है? एक ऐसे वायरस है, वैसे फंगस और ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो क्या करते हैं?
प्रोस्टेटाइटिस को फैलाते हैं, प्रोस्टेटाइटिस को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि कौन कौन से लक्षण अपन को पेशेंट में दिखाई देंगे अगर उसको प्रोस्टेटाइटिस होगा तो। नेक्स्ट है दिखाई देने वाले लक्षण। फर्स्ट है पेरिनियल डिस्कम्फर्ट। क्या होगा, ये पेरिनियल एरिया में हो रहा है तो इसमें क्या होगा, डिस्कम्फर्ट महसूस होगी उसमें। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रोथ हो रही है प्रोस्टेट की, प्रोस्टेट में हैवीनेस है तो क्या होगा, वहां पे उसको डिस्कम्फर्ट होगी, यानी कि वो कंफर्टेबल नहीं होगा। बर्निंग एंड अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि यूरिन में क्या महसूस होगा उसको, बार बार यूरिन का आना। और क्या होगा, अर्जेंसी, जल्दबाजी, मतलब जल्दी जल्दी यूरिन पास आउट करने के लिए उसको जाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंट यानी बार बार लगातार क्या करेगा, यूरिन पास आउट करेगा। यूरिन में कौन क्या महसूस होगी उसको, बर्निंग, यानी कि जलन आना, बार बार जाना, लगातार जाना, बार बार क्या होता है कि यूरिनेशन के लिए जाना है। फिर क्या है, पेन विथ इजाकुलेशन, इजाकुलेशन के साथ क्या होगा, पेन। फिर क्या है, प्रोस्टोडाइनिया यानी पेन इन द प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होगा इसमें, प्रोस्टेट में क्या होगा, पेन होगा, उसको दर्द महसूस होगा। एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस में प्रोड्यूस सडन फीवर, अगर उसको पेन हो रहा है, फीवर हो रही है, मतलब इनको इन्फेक्शन है तो क्या हुआ, उसको पेन होगा। पेन हुआ, इन्फेक्शन तो पेन भी होगा, और क्या होगी, उसको बुखार भी आएगी। फीवर है तो क्या होंगे, चिल्स होंगे। और क्या हो सकता है, पेरिनियल रेक्टल एंड लोअर बैक पेन, यानी कि दर्द हो, कमर दर्द, रेक्टल दर्द, रेक्टल में दर्द होना, रेक्टम में उसको क्या होगा, दर्द महसूस हो सकता है, पेरिनियल एरिया में दर्द महसूस हो सकता है, और बैक पेन हो सकता है। तो ये क्या थे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब कुछ है यूरिनरी सिम्टम्स, यानी कि कुछ क्लिनिकल फीचर्स अपन को यूरिनरी सिस्टम, प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो इसमें क्या करेंगे, ये भी सिम्टम देखने को मिलेंगे। डिसयूरिया यानी डिफिकल्टी, क्या हो रही है उसको, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। और क्या फ्रीक्वेंसी हो रही है, अर्जेंसी हो रही है, नोक्चूरिया यानी नाइट में यूरिन का ज्यादा आना। और ये क्या है, कुछ पेशेंट्स में अक्सर सम पेशेंट्स डू नॉट हैव ए सिम्टम्स, और कुछ में तो ये सिम्टम्स अपने को दिखाई दे सकते हैं और कुछ पेशेंट्स में ये शो नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोस्टेटाइटिस की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से होंगे। पेशेंट को अदर प्रॉब्लम होंगी, स्वेलिंग ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिनरी रिटेंशन, एपिडिडाइमाइटिस। एपिडिडाइमाइटिस तो अपन ने पढ़ा था, जिसमें इंफॉर्मेशन ऑफ एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस का क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, बैक्टीरियमिया एंड पाइलोनेफ्राइटिस। ये क्या थे इसके अदर कॉम्प्लिकेशंस। अब क्या है इसके डायग्नोसिस, कौन से निदान अपन करेंगे जिससे अपन को पता चलेगा कि पेशेंट को प्रोस्टेटाइटिस हुआ है। फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, और क्या करेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन। और क्या है, कल्चर ऑफ प्रोस्टेट फ्लूइड, यानी प्रोस्टेट फ्लूइड का क्या लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लैब इन्वेस्टिगेशंस, जिसके अंदर क्या आएंगे, उसका कल्चर हो जाएगा फ्लूइड का और किसका, टिश्यू का। एंड ओकेजनली हिस्टोलॉजिकली एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू, इसमें क्या है, टिश्यू की क्या करेंगे, एग्जामिनेशन कर लेंगे, और यूरिन एनालिसिस करके और यूरिन का भी कल्चर कर सकते हैं। डब्ल्यूबीसी टेस्ट, डब्ल्यूबीसी की जांच हो सकती है, एमआरआई कर सकते हैं, सीटी कर सकते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, यानी कि पेशेंट की यूएसजी, एमआरआई, सीटी, ये सब अपन करके इसका पता लगा सकते हैं।
अब नेक्स्ट है अपना मैनेजमेंट, यानी कि कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्या इसका कार्य करेंगे, इसको कैसे अपन हैंडल करेंगे। तो फर्स्ट है द गोल ऑफ थेरेपी फॉर अक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस इज अवॉइड टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एब्सेस फॉर्मेशन एंड सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया क्या होता है? ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन यानी कि खून का इन्फेक्शन, खून में होने वाला इन्फेक्शन। और क्या है? एब्सेस यानी कि पस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन, एब्सेस मतलब पस एब्सेस फॉर्मेशन और सेप्टिसीमिया को क्या करेंगे? को अवॉइड करेंगे। और क्या करेंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर इन्फेक्शन है तो कौन सी दवाई देंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे। नेक्स्ट है क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। अगर क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस हुआ है पेशेंट को, तो इसमें क्या है? ये है डिफिकल्ट, ये मुश्किल है क्या करना? ट्रीट करना। बिकॉज ऑफ मोस्ट एंटीबायोटिक्स डिफ्यूज पुअरली फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द प्रोस्टेटिक फ्लूइड। यानी कि ये क्या करते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक इस पे असर नहीं करते हैं, तो ये क्या है कि डिफिकल्ट है ट्रीट करना। फिर अदर ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं अपन? Other treatment modalities include for the chronic prostatitis, including the retention of prostatic fluid by ejaculation through the sexual intercourse, other antispasmodic या शीट्स बाथ और स्टूल सॉफ्टनर्स। तो पेशेंट को क्या दे सकते हैं? एंटीस्पाज्मोटिक्स दे सकते हैं। और क्या करते हैं? जो क्रैम्प्स को कम करते हैं। और शीट्स बाथ दे सकते हैं, जो कि क्या सूजन को कम कर सकती है और उसको दर्द को कम करेगी। और स्टूल सॉफ्टनर देंगे। रेक्टल पेन हो रहा था तो क्या है? कॉन्स्टिपेशन कोज ना हो इसकी वजह से, तो क्या करेंगे? पहले ही स्टूल सॉफ्टनर देते हैं पेशेंट को। नर्सिंग मैनेजमेंट नेक्स्ट है। नर्सिंग मैनेजमेंट यानी नर्स कौन कौन से कार्य करेगी पेशेंट को, तो वो आप उसके लक्षणों के आधार पे नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हो। कि पेशेंट को दर्द हो रहा है तो पेन किलर देनी है, एनाल्जेसिक्स देनी है, फीवर है तो पैरासीटामोल दे दी। और अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो बैक्टीरियल और वायरल, तो उसको क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स दे देते हैं और एंटीवायरल थेरेपी। तो ये क्या है? नर्सिंग मैनेजमेंट इंक्लूडिंग असेस टू द पेशेंट्स कंडीशन, यानी पेशेंट की स्थिति पर निर्भर करता है नर्सिंग मैनेजमेंट की पेशेंट किस हालत में है, पेशेंट को क्या दिक्कत हो रही है। एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स, क्या देंगे? प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स यानी डॉक्टर के द्वारा बताई हुई एंटीबायोटिक की देनी है। अपने मन से प्रिस्क्रिप्शन मत बना लेना कि मैंने भी ये दवाई ली थी, मेरे को भी बुखार हुआ था, तो ऐसा नहीं करना है। एंड प्रोविजन ऑफ कंफर्ट मेजर्स, पेशेंट को क्या देना है? कंफर्टेबल पोजीशन देनी है उसको। इंक्लूडिंग प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स कौन क्या काम करती है? दर्द को कम करेंगी, पेशेंट के दर्द को कम करती हैं। और क्या दे सकते हैं? इसको शीट्स बाथ दे सकते हैं। तो अपन ने ये क्या पढ़ा? पहले तो अपन ने पढ़ा था टेस्टिकुलर कैंसर और नेक्स्ट था अपना प्रोस्टेटाइटिस। थैंक्स टू ऑल ऑफ